हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने जो विलियन का चैप्टर था उसमें हेनरी का नियम, उसके जो नियम होता है वो किस तरीके से होता है, उसका संबंध, बाकी जो जनरल लाइफ के जो एग्जाम्पल थे उनसे क्या संबंध था, मतलब उनके अनुप्रयोग वगैरह इस तरीके से अपन ने पढ़े थे। न्यूमेरिकल फॉर्मूले बता दिए थे आपको। अब जो आता है, अपन ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था विलेयता, और विलेयता में अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं द्रव्य विलयनो। मतलब अभी तक अपन ने पढ़ा था ठोस की द्रव्य में विलेयता और गैस की द्रव्य में विलेयता। अब जो अपन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे द्रव की द्रव्य में विलेयता, मतलब एक तरह से द्रव्य विलयन या द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। सबसे पहले आप इस द्रव्य विलयन को समझें तो द्रव्य विलयन का मतलब हुआ वे विलयन जिनमें विलायक और विलेय दोनों अपन ने जो यहाँ पर ले रखे हैं वो किस रूप में ले रखे हैं, द्रव अवस्था में। तो द्रव विलयन की बात कर रहे हैं अपन, द्रव ठोस और द्रव गैस की नहीं कर रहे। वो भी एक तरह से कौन सा विलयन होता है, द्रव विलयन ही होता है होने को। लेकिन अपन जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं द्रव और द्रव का। सबसे पहले दो चीजें समझो एक बार आप। एक चीज होती है क्वथनांक, एक तो होता है क्वथनांक और एक होता है वाष्प दाब। इन दो चीजों को समझना है, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, इसलिए आप इसको समझे पहले एक बार। तो क्वथनांक क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, ये देखते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट से जब मैं क्वथनांक की परिभाषा पूछता हूँ तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई देते हैं कि सर कोई पदार्थ जिस ताप के ऊपर उबलना प्रारंभ कर देता है, जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है वो उसका क्वथनांक होता है। जबकि वो गलत है। ये आंसर केवल तभी सही है कि भाई ठीक है वो उबल रहा है, जिस ताप पे उबल रहा है वो क्वथनांक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्यों, तब जो है ना ये गलत है आंसर। मतलब जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल गया, लेकिन अगर इसमें कुछ चीज घोल दी जाए तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलता, तो इसका आंसर वो नहीं बता पाएगा। तो उसका जो वास्तव में जो आंसर है वो क्या है। ऐसे ही वाष्प दाब जो है वो क्या होता है, तो वाष्प दाब तो फिर भी अपन पता लगा सकते हैं यहाँ से कि वाष्प के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब है। तो पहले अपन क्वथनांक की परिभाषा देखते हैं। तो क्वथनांक हमेशा याद रखना, आज के बाद इस तरीके से याद नहीं रखना कि जिस ताप पे उबलेगा। आपको ये याद रखना है कि जिस ताप पर द्रव का दाब, जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मतलब एक बार या 1 atm के बराबर हो जाता है ना, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिस ताप पर द्रव का दाब, जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको अपन बोलते हैं क्वथनांक। इसका मतलब अगर आपसे पूछ जाए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों उबला, तो इसका आंसर आप देंगे क्योंकि इस ताप के ऊपर इसका दाब 1 बार के बराबर हो गया था, इसलिए उबलना प्रारंभ हो गया ये। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ऐसे बोला जाए कि इस पे नहीं उबल रहा, जल में नमक बोल दिया इस पे नहीं उबल रहा, इसका मतलब 1 बार से कम रह गया। वो आगे अपन अणुसंख्यक गुणों में पढ़ेंगे। फिर वाष्प दाब क्या होता है, तो यहाँ पर जो अपन द्रव ले रहे हैं ना वो है यहाँ पर वाष्पशील द्रव। कौन से हैं, वाष्पशील द्रव। तो यहाँ पर अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वाष्पशील द्रव होगा उसको अगर गर्म कर रहे हैं उसके क्वथनांक ताप तक, मतलब किसी द्रव को उसके क्वथनांक ताप तक गर्म करने पर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और इस क्रिया में गैस के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, इस क्रिया में गैस के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब या गैस का दाब वाष्प दाब कहलाता है, जिसको ज्यादातर अपन इसको बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। और क्यों बोलते हैं आंशिक दाब, क्योंकि गैस अपनी तरफ से दाब हमेशा कम ही लगाती है, गैस के ऊपर बाह्य दाब ज्यादा लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो समझ में आ गई होगी बात कि किसी द्रव को क्वथनांक ताप तक गर्म करने पर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया में वाष्प के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब या वाष्प का दाब जो है क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, जिसका मान कम होता है, इसलिए उसको अधिकांश अपन क्या बोलते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। यहाँ पर एक नियम अपन को पढ़ना पड़ेगा जो होता है राउल्ट का नियम। इसका नियम, राउल्ट का नियम। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन हेनरी नियम पढ़ा था, उसी तरीके से राउल्ट का नियम होता है। क्योंकि यहाँ पर भी अपन कौन सी अवस्था ले रहे हैं, वाष्प अवस्था। इसका मतलब वो भी गैसों के लिए नियम था, ये भी गैसों के लिए ही है। तो इसमें क्या कहा गया, किन्ही 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं वैसे, बाकी 2 के लिए कहा जाता है किन्ही 2 वाष्पशील द्रवों के मिश्रण, किन्ही 2 वाष्पशील द्रवों के
मिश्रण में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। किन्हीं दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक अवयव या प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको अपन ने हेनरी के नियम में कैसे पढ़ा था। अब अपन ले लेते हैं, मान लो कोई दो गैस में से पहली जो गैस है वो है ए, दूसरी गैस है बी। तो पहली गैस का दाब मान लो अपन ने ले लिया पीए, दूसरी गैस का दाब ले लिया पीबी। ऐसे ही एक्स ए और एक्स बी ले लिए, इनके मोल अंश क्या ले लिए, एक्स ए और एक्स बी मोल अंश ले लिए। तो यहाँ पर इस गैस के लिए अगर सूत्र लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए समानुपाती एक्स ए, और सोल्व करेंगे इसको तो पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए। ये पहला अपने पास एक सूत्र आ गया। ऐसे इसको लिखते हैं इसको तो क्या आ जाता, पी ए समानुपाती एक्स बी, सॉरी पी बी आता है यहाँ पर, पी बी समानुपाती एक्स बी। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। कई बार कुछ बुक्स में जो है ना यहाँ पर एक ही जगह पे 1 लिखा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लिख दो 1 1 और 1 तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 2 और 2 लिख दो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आ गया, ये तो हो गया अवयव ए का वाष्प दाब। लेकिन देखो इसमें भी तो पी ए आ रहा है, लेकिन इसमें नोट लगा हुआ है, तो इसमें और इसमें किस चीज का अंतर है, ये दोनों के दोनों ही वाष्प दाब तो किसके हैं, अवयव ए के ही है, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का है। तो अंतर यहाँ पर है कि जिसमें नोट लगा हुआ है वो है शुद्ध अवस्था में, मतलब जीरो टाइम पर, किसमें है, शुद्ध अवस्था में। तो ये हुआ एक तरह से अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और ये जो है ना वो है अवयव ए का वाष्प दाब। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, और ये अवयव ए के मोल अंश है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये अवयव बी का वाष्प दाब, और ये शुद्ध अवस्था में अवयव बी का वाष्प दाब, और यहाँ पर अवयव बी के मोल अंश। फिर उसके बाद में 11th क्लास में आपने पढ़ा था एक नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के नियमानुसार डाल्टन ने से कहा था कि कोई भी गैस जो होती है उसका मिश्रण जो होता है, गैस के मिश्रण का जो दाब होता है या कुल दाब होता है, और जितनी गैसें उसमें उपस्थित है उन सभी गैसों के जो आंशिक दाब होते हैं या दाब होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं पी कुल बराबर क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए का मान है अपने पास पी ए नोट एक्स ए, और पी बी का मान है पी बी नोट एक्स बी। हम जानते हैं पी कुल को मैं लिखता हूं पी टोटल। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। तो एक्स ए बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी। तो मैं इस समीकरण को सोल्व कर रहा हूं इधर, यहां पर तेरा पर क्या लिख देंगे, पी कुल बराबर पी ए नोट एक्स ए की जगह क्या लिख देंगे, एक्स ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, प्लस में क्या आ जाएगा पी बी नोट और एक्स बी। वैसे तो अपन को इसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपन इसको कंप्लीटली सोल्व करें अगर, तो पी ए नोट को इससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, पी टोटल बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी और प्लस पी बी नोट एक्स बी। और अगर सोल्व करें तो इन दोनों में से एक्स बी को कॉमन लेके पी बी नोट माइनस पी ए नोट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास जो पी कुल है उसका ये सूत्र आ गया। और अगर सोल्व करते हैं इसको तो लास्ट स्टेप इसकी हो सकती है पी ए नोट प्लस एक्स बी कॉमन आ गया पी बी नोट माइनस पी ए नोट, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको। बाकी अपने यहाँ पर इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, आपको तो ये समझना था कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार ये अपने पास कुल दाब का समीकरण है, और ये दोनों होते हैं, इनको आप में से किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इसके अनुसार और इसके अनुसार ग्राफ बनाओ, तो दोनों का ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, जैसे हेनरी के नियम में था बिल्कुल उसी के अनुसार। अगर इसके लिए बनाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा पी बी, और इस तरफ आ जाएगा एक्स बी, और ग्राफ की जो लाइन है वो क्या आएगी सीधी, और अगर स्लोप यहाँ पर देखेंगे, ढाल अगर देखेंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा पी बी नोट। मतलब ऐसे मिला दी दो लाइनें अपने इधर ऐसे, तो ये त्रिभुज अपने पास प्राप्त हुआ, इसके अंदर ढाल जो है वो किसके बराबर आ गया, पी बी नोट के बराबर। इधर अगर देखेंगे तो इसमें जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनता, पी ए और एक्स ए के बीच में। यहाँ पर आ जाता पी ए, यहाँ पर आ जाता एक्स ए, और ये जो ढाल है वो किसके बराबर हो जाता, पी बी नोट के बजाय किसके बराबर हो जाता, पी ए नोट के बराबर हो जाता। ठीक है, उसके बाद में
एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जैसे जिस प्रकार अपन ने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं ये वाले, इसी प्रकार अगर आपको ऐसे कहा जाए कि द्रव जो है वो कौन सी अवस्था में है, वाष्प अवस्था में, द्रव जो है वो कौन सी अवस्था में आ गया है, वाष्प अवस्था में, तब जो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार जो दाब होता है वो होता है कुल दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर। दाब जो किसके बराबर होता है, कुल दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पीए है वो हो जाएगा पी कुल इंटू मोलंस, जिसको अपन लिख देंगे Y1, और पीबी जो है ना पीबी वो हो जाएगा पी कुल इंटू YB। ये डाल्टन के जो नियम है उसके अंदर जो 11वीं क्लास थी उसके अंदर अपन को ये फॉर्मूला दे रखा था कि दाब जो होता है ना, दाब वो कुल दाब और मोलंस। अब देखो यहाँ पर ये जो Y है वो क्या हो गया, तो ये जो X है जो अपन ने X लिख रखा है ये X, ये भी मोल अंश है और Y भी मोल अंश है। ध्यान से सुनिए, X और Y दोनों ही मोल अंश है, बस अंतर कितना है कि ये जो है ना अपन ने लिख दिया इसकी द्रव अवस्था में, और ये जो है ना इसकी कौन सी अवस्था में है, वाष्प अवस्था में। जैसे ही क्वेश्चन में आपको वाष्प अवस्था शब्द दिया जाए तो आप जो है ना यहाँ पर P1 नोट की जगह या PA नोट की जगह पे क्या लिखेंगे, P कुल, मतलब P कुल से आपको गुणा करना है, और मोल अंश तो जैसे ज्ञात कर रहे थे इसके अंदर उसी तरीके से ज्ञात करेंगे, उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या से ही। तो XA का मान भी वैसे ही ज्ञात होगा और YA का मान भी वैसे ही ज्ञात होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हो आप, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ये सब चीजें है ना उस ग्राफ के अंदर आए, मतलब PA भी आए, PB भी आए, XA भी आए, XB भी आए, PA नोट, XA नोट, P टोटल, ये सब के सब जो है ना अपने पास यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए अपन एक कलेक्टिव ग्राफ बनाते हैं, सम्मिलित रूप से ग्राफ बनाते हैं, वो जो है आप देखिए आगे। तो देखो अब अपन यहाँ पर एक सम्मिलित रूप से ग्राफ बनाते हैं, उसमें देखो करना क्या होगा, इस तरफ अपन ने लिखा था अभी मोल अंश, मतलब अकेला ग्राफ बनाया था तो इस तरफ था मोल अंश जिसको X से प्रदर्शित करते हैं, इस तरफ था दाब या आंशिक दाब जिसको बोल सकते हैं जो था P, ठीक है। तो इस तरफ ये बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है। यहाँ पर अपन को कुछ स्केल लेने पड़ेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो अपन ने ले लिया XA बराबर 1 और XB बराबर 0, तो यहाँ पर XA बराबर 1 ले रखा है तो इस तरफ लेना पड़ेगा 0 और XB बराबर यहाँ पे लेना पड़ेगा 1। इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ से इस तरफ, तो देखो कौन बढ़ रहा है, XB का मान बढ़ रहा है, और वापस इस तरफ आ रहे हैं तो कौन बढ़ रहा है, XA बढ़ रहा है। संबंध कौन सा था, समानुपाती का संबंध था, इसलिए पहले आप जो है ना ग्राफ की दो लाइनें खींच लिया करो ऐसे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बस इन्हें डिसाइड करना होता है कि ऊपर की तरफ कौन सी लाइन जाएगी और नीचे की तरफ कौन सी जाएगी, बस ये डिसाइड करना होता है बस, ठीक है। तो इसमें देखो यहां से डिसाइड होगा कि जो बड़ी वाली लाइन है वो किसकी है और छोटी वाली जो लाइन है मतलब जो नीचे लाइन आ रखी है वो किसकी है। तो यहां से देखो कौन बढ़ रहा है, XA बढ़ रहा है कि XB बढ़ रहा है। तो यहां से देखने में नजर आ रहा है कि आपके पास कौन बढ़ रहा है, XB बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसके लिए है, PB के लिए है, और यहाँ पर आ जाएगा PB नोट। इस तरफ अगर आएंगे तो ये लाइन किसके लिए है, PA के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PA नोट, और यहाँ पर आ जाएगा P कुल बराबर आ जाएगा PA प्लस PB, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक सम्मिलित ग्राफ बना सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपन आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ेंगे ना, उनमें भी ये काम में आएगा। तो उससे पहले आप इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पर, कि आपको एक स्केल लेना होता है यहाँ पर, जिसमें से आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। जैसे मान लो इसको 0 इसको 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, PA हो जाता है, ठीक है, और ये PB हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो XA और XB को जिस तरीके से अपन ने ले रखा उस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में XB बढ़ रहा था इसलिए इस वाली लाइन को PB और यहाँ पे PB नोट, इधर ये कम हो रहा था तो PA और PA नोट, और P कुल हमेशा किसके बराबर होता है, PA और PB के टोटल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक सम्मिलित ग्राफ आ गया जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, इंक्लूड हो गई, सम्मिलित हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस ग्राफ को बना सकते हैं। ये हुआ ग्राफ अपने पास राउल्ट के नियम के अनुसार जो दाब और जो मोलंस होते हैं उनमें समानुपाती के संबंध को दर्शाने वाला, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको कि वाष्प अवस्था दे रखी हो किसी क्वेश्चन में तो आप दाब निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर वाष्प अवस्था नहीं दे रखी है तो पहले जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। अगर किसी शब्द में ऐसे किसी भी क्वेश्चन है उसमें एक शब्द लिखा जाए शुद्ध अवस्था, तो शुद्ध अवस्था का मतलब क्या होगा, वो किसका मान दे रखा है, P1 का PA का मान दे रखा है कि PB का या PA नोट का या PB नोट का। अगर शुद्ध अवस्था दे रखी है तो हमेशा ध्यान रखना जब भी शुद्ध अवस्था दे रखी हो तो वो नोट वाले जो अपने पास मान थे उनके लिए होगा। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब इतना है,
इसका मतलब क्या हुआ कि वो PA का मान नहीं है, वो है PA नोट का। ठीक है, इसी तरीके दो पदार्थ दिए होंगे, दोनों के लिए अलग अलग मान अपने पास होंगे। तो ये हुआ अपने पास जो द्रव विलयन होते हैं उनमें जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, और किस तरीके से अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अलग अलग ग्राफ भी बता दिए, कलेक्टिव ग्राफ भी आपको बता दिया। उसके बाद में जैसा कि मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि जो वीडियो है उनको आप प्ले लिस्ट में, मतलब ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर के नाम से चैनल में सर्च करके वहां पर जो वीडियो खुलेगा, वीडियो के ऑप्शन के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें आप जाइए और वहां पे सर्च कीजिए। वहां पे देखिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, तो उसमें आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचाइए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।